नहीं, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो है वो ये टॉपिक अब जो चल रहा है, दिस इज एक्चुअली द कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट वन। यहाँ पर अब आप जरा गौर कीजिए तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी रिगार्डिंग जीन फार्मिंग, और हमने ये कहा था कि जो जीन है वो हम बाकायदा ऐसे एनिमल्स को फार्म्स में ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम उन एनिमल्स के जो है वो एग्स लेते हैं, ठीक है, उनको एडिट करते हैं, उनके अंदर जीन ऐड करते हैं, इसमें जिसका तरीका हमने थोड़ी देर पहले के लेक्चर में देखा। उसके बाद जो है जब हम उसको उसके जेनेटिक मटेरियल को एडिट कर लेते हैं, इंजीनियर कर लेते हैं, फिर एग को हम वापस प्लेस करते हैं, और जब वो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जिसका जीन एडिट किया गया है, तो वो एक जीएमओ या ट्रांसजेनिक एनिमल काउंट होता है। फिर उसके बाद अब आगे हमने क्या कहा था, ये असल में हमने टॉपिक पढ़ने में, ये डायग्राम पढ़ने में थोड़ी जल्दी कर दी। ये डायग्राम जो है ये असल में क्लोनिंग की डायग्राम है, क्लोनिंग ऑफ अ जीएमओ। ये असल में क्लोनिंग ऑफ जीएमओ है। इसको थोड़ा सा टाइम देकर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या क्या हम पर्पसेस अटेन कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि कौन कौन से इसमें जो है वो हमारे पास जरिए हैं, जिनके जरिए, या कौन कौन से ऐसे हमारे मकासद हैं एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाने में, हमारे इसमें मकासद क्या है। तो उन मकासद में सबसे पहले तो देखिएगा कि ऐसे जीन्स जो हैं वो हम इन एनिमल्स को दे रहे हैं जिनमें जो है वो जीन्स एट कोड फॉर, हाँ, फॉर एग्जांपल सिस्टिक फिब्रोसिस एक बड़ी खौफनाक डिजीज है, उसके लिए, ठीक है, ब्लड डिजीजेस के लिए, और बाकी कैंसर वगैरह के लिए इस तरह के जीन्स जो हैं वो हेल्दी जीन्स हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंटी थ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर, एक क्लॉटिंग प्रिवेंटिंग फैक्टर है कि बॉडी में क्लॉटिंग ना हो। आपको पता है कि ये बड़ा ही एक ये जो स्टेंट डलता है, ये जो हार्ट बाईपास में स्टेंट डलता है, ये स्टेंट असल में जो है वो एक ऐसा फैक्टर होता है कि एक तो वो डिसॉल्व करता है किसको, उस क्लॉट को, ठीक है। ये जो स्टेंट के ऊपर जो चीज लगी हुई होती है ना, ये असल में सिर्फ उस एरिया के क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करता, बल्कि बॉडी में कहीं पर भी कोई क्लॉट बना हो तो वो उसको डिसॉल्व कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स होनी चाहिए कि हम बॉडी के अंदर जो है वो स्टेंट डालें, वो स्टेंट कहीं पर भी जाए, चाहे वो हार्ट में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, हम स्टेंट डालें, और स्टेंट डाल के हम उस जगह पर ऐसा फैक्टर रिलीज करें जो उस लोकल क्लॉट को फौरी तौर पर डिसॉल्व करे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर मिसाल मौजूद है एंटी थ्रोम्बिन 3, ये असल में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। और ये जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, मैंने अभी आपको यही बताने की कोशिश की है कि ये दिस हेल्प्स इन बाईपास सर्जरी, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो आप स्टेंट डालते हैं उसमें बेसिक चीज ही एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि क्लॉट को रिमूव करता है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स हम एनिमल से हासिल कर रहे हैं उनके मिल्क के जरिए। फिर उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो क्लोनिंग की बात की गई है, क्लोनिंग को अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगली एक प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक एनिमल को जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया, जेनेटिकली इंजीनियर हो गया वो एनिमल। अब उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद प्रॉब्लम क्या है कि आपने अभी क्या कहा, आप प्रोडक्ट लेते हैं मिल्क से, मिल्क आ सकता है सिर्फ फीमेल से, ठीक है। आप एक गाय को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं, उसको जीन देते हैं, वो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को जो है वो आप जो है वो मिल्क से हासिल कर लेते हैं। बट ये तो बड़ी महदूद प्रोडक्ट होगी ना। इसमें तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि इसमें जब तक वो गाय जो है वो बड़ी नहीं होती, ठीक है, पहला उसका क्लोन होना या उसका जेनेटिकली इंजीनियरिंग होना, वो एक मरहला नंबर 1। नंबर 2, भाई क्लोन हो गई या उसको कह लें कि जेनेटिकली इंजीनियर हो गई, इंजीनियरिंग के बाद उसकी मिल्किंग की कब आती है एज, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ फीमेल से लिया जा सकता है, मेल से लिया नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की, साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट हम मिल्क से लें, हम वो प्रोडक्ट रिलीज करवाते हैं यूरिन से। अब ना तो उसमें जेंडर का डिफरेंस, ना उसमें एज की जो है वो लिमिट, कोई भी जो गाय है उसके मिल्किंग में एज की लिमिट होती है, एक सर्टेन एज से पहले नहीं हो सकता। लेकिन यूरिन जो है वो किसी भी जेंडर और किसी भी एज में, लिहाजा आप क्या करते हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो यूरिन से।
ये चंद एक चीजें हैं जिसके जरिए आप एनिमल से प्रोडक्ट ले सकते हैं, और एनिमल्स में जब आप प्रोडक्ट लेते हैं या एनिमल में जब आप जीन डालते हैं तो उसके बाद आप उससे प्रोडक्ट लेते हैं और कामयाबी से उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगली बात आ जाती है जो हमने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में भी की थी, और अब हम उस बात को दोबारा डिस्कस करने लगे हैं कि जब आपने एक दफा ऑर्गेनिज्म को वो कर लिया, जेनेटिकली इंजीनियर कर लिया, ओके फाइन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेनेटिकली इंजीनियर करने के बाद अब वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मजीद भी तो कॉपियां बनाए ना। कब तक एक ही एनिमल पे इंहिसार करते हैं? एक एनिमल को जेनेटिक इंजीनियर किया, उसके बाद उससे प्रोडक्ट दे धड़ाधड़ लेना शुरू किया, मुस्तकिल आप उससे प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन वो एक एनिमल से कब तक गुजारा होगा? एक एनिमल से तो गुजारा नहीं हो सकता, आपको ज्यादा एनिमल्स चाहिए। फिर आप क्या करते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी आपको क्लोनिंग पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी क्लोनिंग पढ़ाई थी और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इसका आइडिया दिया। लेकिन लेट्स हैव अ डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द क्लोनिंग। आपको याद होगा, बेटा ठहरिएगा, हयातुल्लाह ठहरिएगा, आपको याद होगा कि क्लोनिंग जो है उसकी डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन हमने कैसे बनाया था। लेकिन चले इसको सबसे पहले तो हम जो है वो ऐसे बना देते हैं। ये आपके पास एक न्यूक्लियस, एक सेल है जिसका न्यूक्लियस है, और ये वो सेल है जो आपका जीएमओ का सेल है, यानी ये वो है जो कि ट्रांसजेनिक है, जिसमें सेल ट्रांसफर किया जा चुका है। ये ट्रांसजेनिक सेल है। ये जो ट्रांसजेनिक सेल है इससे आपको क्या चाहिए? इससे आपको चाहिए न्यूक्लियस। आप इससे निकाल लेते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके बाद आप लेते हैं यहाँ पर 3 एग्स, 3 एग्स लेते हैं, और उन तीनों एग्स में से उसका न्यूक्लियस जो है क्या करते हैं? आप डिस्कार्ड कर देते हैं। आपने न्यूक्लियस डिस्कार्ड कर दिया, एग ले लिया। अब आप जो जेनेटिकली इंजीनियर न्यूक्लियस है वो आप किस में प्लेस कर देते हैं? वो आप प्लेस कर देते हैं एग में। एग में प्लेस कर देते हैं, तो अब ये एग है और इसके अंदर आपका जीएमओ न्यूक्लियस पड़ा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसको आप कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड न्यूक्लियस। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड न्यूक्लियस को आप वूम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है। और ये कितने ऑर्गेनिज्म हैं? 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, और जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद आप चाहते हैं कि वो अकेला ही आपको प्रोडक्ट ना दे बल्कि मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स आपको प्रोडक्ट दें, तो उसका जरिया क्या है? उसका जरिया ये है कि वो जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है उसके क्लोन्स बना लिए जाएं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म से आप प्रोडक्ट हासिल कर सकें। यही चीज है जो आपको मैंने कहा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में यही बताया गया। ये देखिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को आप जो है वो एग में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और 3-3 ऑर्गेनिज्म ऐसे पैदा कर लेते हैं जिनसे आप जो है 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 जितने भी आप पैदा करवा सकते हैं वो आप करवाते हैं, और आप उससे प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं तो ये गलत नहीं होगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, TO लिख देता हूं, बट इट इज इवन मोर प्रोडक्टिव टू क्लोन द GMO, टू क्लोन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ज्यादा आप जो है वो कर लें, ज्यादा उसके जो है वो सैंपल बना लें, आप ज्यादा उसको क्लोन कर लें, तो उसके जरिए आपको, जब आप ज्यादा क्लोन कर लेंगे आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना, ऐसा एनिमल जिसमें आप जो है वो फॉरेन डीएनए ट्रांसपोर्ट करें, फॉरेन डीएनए ऐड करें, वो बनाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को, ट्रांसजेनिक एनिमल का क्लोन बनाना ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी बेटा? कोई सवाल है तो बताइए, आगे चलते हैं वरना। ये ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होता है ये इनफर्टाइल होता है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हरगिज़ जरूरी नहीं है। तो सर ये आपस में मीटिंग करके अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते रहे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा क्लोन करने की? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपस में मेट कर लेते हैं तो क्लोनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जो देखिए, इसमें जो असल बात है ना वो ये है कि अगर ये सेल्फ क्रॉस करते हैं तो मियोसिस होगी, मियोसिस में हो जानी शफलिंग, शफलिंग में आपका जीन घूम गया, तो ये भी तो एक बात है ना। इस वजह से आप उसका क्लोन बनाते हैं।
जी बेटा, नेक्स्ट, अदरवाइज आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। इसमें सारी बातें रिपीट हुई हुई हैं, सब बातें जो मैं कर चुका हूँ वो सारी बातें रिपीट हुई हुई हैं। वही है बिल्कुल, ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा जो है वो, in the procedure that produced clone mice, the two nuclei were taken from the cumulus cell. The cumulus cell are those that cling to egg after ovulation. A specifically prepared chemical bath was used to stimulate the eggs to divide and begin development. Now that scientists have a method of clone, ये वो कहता है कि जी हम जो होता ये है कि जब हम जीन दे देते हैं ना, जब हम क्लोन सेल्स, इसमें उसने असल में आपको आइडिया दिया है कि क्लोन सेल हासिल कैसे किया जाता है। ठीक है, हासिल करने के लिए आप स्किन सेल भी ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है स्किन सेल का। ये अब यहाँ पर आपको जो है ना वो टेक्निकलिटी पता लगेगी कि जो क्लोन में प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है और वो हमारे पाकपुर के टीचर हैं, उनका बेटा है। वो कह रहा था कि सर हम लोग आजकल क्लोनिंग कर रहे हैं, ये जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल है उसके लेबोरेटरीज में क्लोनिंग करते हैं, लेकिन क्लोनिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्लोन जब भी करो म्यूटेशंस बहुत आती हैं। उसकी वजह पता क्या है, जरा सुनिएगा, बहुत ही टेक्निकल वजह है। और मैं यहाँ पर अब आपको इस चैप्टर में काफी देर बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि क्लोन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि द सेल which is taken has many genes that are turned off. आपको ये बात मैं पहले कई दफा बता चुका हूँ कि एज के साथ साथ हमारे बहुत से जीन्स ऐसे होते हैं जिनको ऑफ कर दिया जाता है, जो हमारे अंदर एक्शन नहीं करते, जो हमारे अंदर अपनी प्रोटीन नहीं बनाते। तो अब जब आप एक सेल लेते हैं ना, उससे जब आप न्यूक्लियस निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो सेल कई जीन्स ऑफ कर चुका होता है। जब वो सेल कई जीन्स ऑफ कर चुका है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू रिफ्रेश द जीनोम। एक तरह से कह लीजिए कि जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है, आपको जीनोम रिफ्रेश करना पड़ता है। और जब आप जीनोम को रिफ्रेश कर रहे होते हैं तो क्या आती हैं, खासी ज्यादा म्यूटेशंस आती हैं कि जो जीन टर्न ऑफ है। क्योंकि जब आपने न्यूक्लियस को एक और एग में ऐड करना है तो उसके तमाम जीन्स ऑन होने चाहिए, तभी तो आप उसको एग में ऐड करके डेवलप करवा सकेंगे। अब उसकी जीन ही ऑफ है, फिर आप क्या करेंगे, वहां प्रॉब्लम आता है। फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसे सेल्स लेते हैं जो एग के साथ मौजूद होते हैं। यू हैव टू टेक द फ्रेश सेल्स, वी हैव टू टेक द फ्रेश सेल। और फ्रेश सेल्स लेने का क्या तरीका है, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेश सेल्स लेने का तरीका ये है कि वो सेल्स लें जो एग के साथ जुड़े हों। ये खास किस्म के सेल्स हैं जिनको यहाँ पर नाम दिया गया है क्यूम्यूलस सेल्स। ये क्यूम्यूलस सेल्स कौन से होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो एग के साथ जुड़े होते हैं, यानी मियोसिस के दौरान एग के साथ बाहर आते हैं ओवरी से। अब एग के साथ जब ये ओवरी से बाहर आते हैं तो ये फ्रेश सेल्स होते हैं। ये सेल्स, इनको आपको उसी प्रोसेस से नहीं गुजारना पड़ता, लिहाजा फिर आप वो वाले सेल्स लेते हैं अगला क्लोन बनाने के लिए, जो सेल्स ज़रा जिनका न्यूक्लियस फ्रेश होता है और उनमें म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं। ये जो है वो, यानी इसको आप यूं कह लीजिए कि इस पूरे टॉपिक में जो असल बात है वो ये है कि कंडीशंस टू सेलेक्ट द सेल्स, कि कौन से सेल्स जो हैं फिर आप वो सिलेक्ट करें कि जिनमें म्यूटेशन कम से कम आए। ठीक है, तो ये असल में वो टॉपिक है जो आपको बता रहा हूं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? अच्छा चलें, इसके बाद अब चलते हैं बेटा। मैं ना एक टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, वजह क्या है, क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ी डिटेल मांगता है। ठीक है, इसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस भी दिखाऊंगा, लेकिन
ये एक टॉपिक है जो कि आखिरी टॉपिक है आपके स्मार्ट सिलेबस का, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है वो मैं आप इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना बेटा। उसके बाद जो है ना मैं आपको वो जो टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ ये इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ताकि जो है वो हम इसको जो है वो टॉपिक कल खत्म कर ले, सिलेबस कल खत्म हो जाएगा। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर अब हम एक लम्हे को प्लांट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो जाए कि जो प्लांट्स हैं उनके हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि उनको ट्रांसजेनिक कैसे बनाया जाता है। तो अब ये है कि इस टॉपिक में आपको ये पता लगेगा कि अब हम प्रोडक्ट्स कौन कौन से ले रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लेके हम जो है वो जो हम बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स जो है वो हम बनाकर तो उससे हम फायदा हासिल करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हाइब्रिडाइजेशन है कि आप टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, टू डिफरेंट स्पीशीज, उनको आप मेट करवा दो। फॉर एग्जांपल एक है स्पीशीज ए, इसको क्रॉस करवाते हो स्पीशीज बी से। किस बेस पर? इस स्पीशीज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस स्पीशीज का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, इन दोनों को आप क्रॉस करवा देते हो। जबकि स्पीशीज में आप क्या पढ़ते हैं, स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जो मेटिंग करने के हिसाब से, रिप्रोडक्शन करने के हिसाब से आइसोलेटेड होता है। वो दो डिफरेंट स्पीशीज मीट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, आप दो डिफरेंट स्पीशीज को मिला के प्रोडक्ट बनाते हो, और इसको आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इस वक्त आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं। फॉर एग्जांपल राइस, फॉर एग्जांपल कॉटन, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपका जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन, इसी तरीके से आपका जो है वो जो लेमन है, बहुत से लेमन्स ऐसे होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जिनको आप हाइब्रिडाइजेशन के जरिए बनाते हो और उसके बाद उसको जो है वो आप हासिल करते हो। तो ये जो चीजें हैं इनमें आपको क्या पता लग रहा है कि आप दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवा के उसके बाद उससे जो है वो प्रोडक्ट लेते हो। तो ये जो है एक तरीका है। लेकिन फर्ज करें कि आप कहते हो कि चलो हाइब्रिडाइजेशन के अलावा, हाइब्रिडाइजेशन में ये है कि सम टाइम आपका डिजायर्ड कैरेक्टर आगे आता है, सम टाइम नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ने मियोसिस की हुई है, दोनों ने मियोसिस की हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स जो है वो मियोसिस के जरिए है, तो शफलिंग हो रही है। अब ये जो शफलिंग है दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि आप जो है वो बना लो, आप ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करो ताकि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो वाकई आपका प्रोडक्ट बने। सम टाइम मियोसिस की वजह से वो आपका प्रोडक्ट नहीं बनाता, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। फिर आप क्या करते हो, आप उसको जो है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हो। यहाँ पे उससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप ये वही तरीका बताया हुआ है कि डीएनए कैसे एंटर करना है। ये देखिए हमने एक प्लांट को ग्लोइंग प्लांट बना लिया, ग्लोइंग प्लांट, इसमें किसका जीन डाला हुआ है? कैन यू इमेजिन कि इस प्लांट में हमने जीन डाला जुगनू का, जिसको आप ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, और उसके बाद उसको वो एनवायरनमेंट दिया जिसमें वो हो सकता था, ग्लो कर सकता था, एंड दैट प्लांट लिटरली स्टार्टेड ग्लोइंग। उस प्लांट को वो एनवायरनमेंट दिया जिसमें जुगनू ग्लो करता है, तो उस प्लांट में ग्लोइंग स्टार्ट हो गई, वो प्लांट चमकना शुरू हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत से प्रोडक्ट हासिल, जैसे यहाँ से देखिए कि बहुत से और तरीके हैं। हाँ, इसमें जो है वो इन्होंने ये बताया हुआ है कि हर दफा वो टेक्निक कामयाब नहीं रहती। आपको याद है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप सेल को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देके आप उससे अपना जीन कैरी करवा लेते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था। लेकिन हर सेल में ये काम नहीं होता। फिर और क्या तरीका है? और तरीका ये है कि एक और बैक्टीरिया को यूज करें। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया आपका जीन पहुंचा देता है कहाँ पर? प्लांट सेल में पहुंचा देता है। तो हर दफा हर प्लांट को इलेक्ट्रिक शॉक देके जीन नहीं दिया जा सकता, आप बैक्टीरिया के जरिए भी जीन पहुंचा सकते हैं। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम।
इस बैक्टीरिया के जरिए आप अपना जीन पहुंचा देते हैं और वो जीन जो है वो अपनी वर्किंग शुरू कर देता है। फिर सम टाइम आप एक और चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टिकल गन, और ये आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है तरीका, पार्टिकल गन, इसको आप जीन गन भी कहते हैं। इसके जरिए भी आप जो है वो रिक्वायर्ड जीन सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचाते हैं, सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है वो जीन गन के जरिए। तो प्लांट्स को चाहे आपने किसी भी जरिए से जेनेटिकली मॉडिफाई किया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो जिसके जरिए आपने जीन पहुंचाया हो, चाहे वो जीन गन हो, आप प्लांट की प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं और उससे खूब फायदा जो है वो उठा सकते हैं। जी बेटा। क्लियर है? ये थोड़ी ही आज मैंने जो है वो डिस्कशन करनी थी इस वक्त, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो जो दूसरा टॉपिक है ना वो ज़रा डिटेल्ड है, वो फ्रेश माइंड के साथ इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे और उसको जो है वो कंप्लीट